नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की यह छोटी सी वीडियो बड़ी लाजवाब वीडियो होगी जो आपको आनुवांशिकता जैव विकास चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सिखाकर जाएगी, जिसे आप कम्पिटिटिव एग्जाम कहिए चाहे आप बोर्ड एग्जाम कहिए, सबके लिए जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए बड़ी ही लाभदायक वीडियो है। तो चलिए समय ना गवाते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको बताते हैं। जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, उसके साथ साथ हम अपनी तरफ से भी कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कह रहा है कि प्रत्येक जीव, कोशिका, पौधे हो चाहे जंतु हो, में कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में कुछ छोटे मोटे या छोटे धागे का आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। जी हाँ, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, जब वह दो भागों में बढ़ती है तो उसमें कुछ धागे सादृश धागे के समान संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को जो है हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? गुणसूत्र। करा कि सन 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की। गुणसूत्र में क्रोमिनी, यहाँ पे लिखा है क्रोमोनिमेटा। गुणसूत्र में क्रोमोनिमेटा और क्रीमोमियस और प्राथमिक संकीर्ण सेंट्रोमियस, द्वितीयक संकीर्ण सैटेलाइट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सब गुणसूत्र के जो है अंग हैं। कह रहा कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानने की बात तो ये है कि गुणसूत्र की खोज सन 1888 ईस्वी में, बड़ा आसान सा सन है या 188, सन 1888 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? वाल्डेयर ने। जी हाँ, गुणसूत्र की खोज सन 1888 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? कर गुणसूत्र में कौन कौन से गुणसूत्र के अंग होते हैं? कहा कि क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियस, प्राथमिक संकीर्ण सेंट्रोमियस, द्वितीयक संकीर्ण सैटेलाइट जैसी संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं? गुणसूत्र में उपस्थित होती हैं। ठीक है ना। अब आगे कह रहा कि जो हमारा जीन होता है ना, कह रहा कि जीन आनुवांशिक यूनिट है। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। जीन क्या है? आनुवांशिकता की इकाई है। डीएनए के खंड को जिसमें लक्षण आनुवांशिक कूट निहित होते हैं जीन कहते हैं। यानी डीएनए का वह खंड जिसमें आनुवांशिक कूट स्थित होते उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीन। ठीक है ना। और कहा कि मेंडल ने कारक तथा फैक्टर ने, कहा कि मेंडल ने कारक तथा जोहानसन ने इसे जीन कहा। मेंडल ने जीन को कारक कहा था और जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इसे जीन कहा। वैसे तो जीन के खोजकर्ता जोहानसन को ही माना जाता है। वैज्ञानिक वाल्डेयर को गुणसूत्र का खोजकर्ता माना जाता है और जोहानसन को जो है जीन का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जीन आनुवांशिक यूनिट है। डीएनए के एक खंड को जिसमें किसी लक्षण का आनुवांशिक कूट निहित होता है उसे जीन कहते हैं। जीन को मेंडल ने कारक फैक्टर्स कहा था तथा जोहानसन ने इसे जीन का नाम दिया है। तो वैज्ञानिक जोहानसन ने जीन को जीन का नाम दिया है। चलिए, कह रहा आगे कि मैक्लैंग ने 1902 ईस्वी में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रस्तुत की। मैक्लैंग ने सन 1902 ईस्वी में
मैकक्लंग ने सन 1902 ईस्वी में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रस्तुत किया। बताया कि प्राणियों की कोशिकाओं में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक तो आउटोसोमिक या इसको सोमैटिक क्रोमोसोम तथा दूसरा जो है एलोसोमिक या सेक्स क्रोमोसोमिक। एलोसोमिक को हम हेट्रोसोमिक भी कहते हैं। आउटोसोमिक और हेट्रोसोमिक दो प्रकार के गुणसूत्र जो है जीवधारियों के शरीर में पाए जाते हैं, आउटोसोमिक और हेट्रोसोमिक। ठीक है ना। आगे कह रहा कि मनुष्य में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 या 23 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर में 22 जोड़ी समान, नर और मादा दोनों में 22 प्लस नर और मादा, इधर देखिएगा ध्यान से दोस्त, 22 जोड़ी गुणसूत्र चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसके बाद अगर यक्ष 23वां जोड़ी यक्ष और यक्ष आ गया तो आने वाली संतति जो है हमारी लड़की होगी। क्या होगी? लड़की। और अगर एक्स और वाई हो गया तो आने वाला संतति जो है क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है 22 जोड़ी इसको आउटोसोमिक कहते हैं। जिसे मैकलंग ने बताया था कि दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक आउटोसोमल होते हैं और दूसरा क्या होता है? हेट्रोसोमल। तो ये 22 जोड़ी जो है आउटोसोमल होते हैं और 23वां जोड़ी जो है इसमें क्या होता है? हेट्रोसोमल। तो कह रहा कि मनुष्य में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी एक समान परंतु 23वीं जोड़ी यक्ष और यक्ष तथा एक कारक वाई होता है, जबकि मादा में 22 जोड़ी। नर में कह रहा कि एक यक्ष तो दूसरा क्या होता है? वाई होता है, जबकि मादा में स्त्री में 22 जोड़ी के समान 23वीं जोड़ी भी भाग लेती है, इसमें एक्स एक्स हो जाता है। स्त्री में 23वां जोड़ा एक्स एक्स होता है, जबकि नर में 23वां जोड़ा एक्स और वाई होता है। इस प्रकार मनुष्य में नर गुणसूत्र एक्स वाई और स्त्रियों का मादा का एक्स एक्स निरूपित किया जाता है, यानी एक्स वाई नर का मान लिया जाता है और एक्स एक्स किसका मान लिया जाता है? वो मादा का मान लिया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। करा कि ध्यान दीजिएगा, जब दो गुणसूत्रों या समान चाहे जैसे भी हो के बीच अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसके दौरान गुणों लक्षण आदान प्रदान होकर नए पीढ़ी का निर्माण होता है, उसे जीन विनिमय कहते हैं। यानी कह रहा कि जब दो प्रकार के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो जो अगली पीढ़ी आती है उसमें जो भी लक्षण जाते हैं वो जीन विनिमय के कारण जाते हैं। किसके कारण? जीन विनिमय, यानी नर और मादा दोनों के लक्षण जो है आने वाली संतति में चली जाती है, क्योंकि दोनों के गुणसूत्र जो है अर्धसूत्री विभाजन दौरान दोनों के गुणसूत्र आधा आधा जो है क्या होते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़े। आगे है जीन विनिमय। जीन विनिमय से नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। जीन विनिमय का मतलब होता है जब नर और मादा गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो आने वाली संतति में दोनों के जीन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। तो कह रहा कि जीन विनिमय से नए लक्षणों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ये नए लक्षण लाभकारदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना। जो लक्षण जाते हैं माता और पिता से, जरूरी नहीं कि वो लक्षण जो है लाभदायक ही हो सके कोई आनुवांशिक रोग भी हो सकते हैं और लाभदायक भी, और अगर लाभदायक हुए तो अच्छे भी हो सकते हैं। इसलिए माता पिता की संतान में कुछ गुण पिता और कुछ गुण माता और कुछ गुण दोनों पक्षों के परिवारों के आते हैं। ठीक है ना। दोनों पक्षों के परिवारों का मतलब होता है कि अगर देखेगा दो प्रकार की चीज देखते हैं, ये माता है और ये पिता। दोनों पक्षों को मैं बताता हूँ। जैसे माता के पिता और माता जी आपके नाना नानी हो जाते हैं, नाना नानी, मामा, है ना, मामा, नाना नानी, मामा, और उसके बाद मौसी। ये सारी चीज़ें जो है आपके माता के पक्ष के हैं। और इधर से जो है चाचा, दादा, है ना,
और बुआ, ये सब पक्ष जो है कहाँ से है? पिता के पक्ष से। इनके भी लक्षण जो है किसी प्रकार से संततियों में क्या होते हैं? जाते हैं। इसमें कोई तो ये परिवार पक्ष है, इन सभी के लक्षण जो है क्या होते हैं? संततियों में किसी न किसी माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं और इनके लक्षण भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है, जो आज मैंने आपको बताया है, जो आज मैंने आपको सिखाया है, वो बहुत बेहतर आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको समझ में आई और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को तुरंत जो है लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, तो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जो इस वीडियो को शेयर करिए और ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले। तो मिलते हैं इसी के साथ एक ऐसे ही शानदार, मज़ेदार, दमदार वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।